दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2001 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था और उस समय जब हम लोग इनिशियल स्टेज पे थे, उस समय किसी ने बताया कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हवाई जहाज़ खरीदा है और उनका नाम है विनय कुमार पंदे। मुझे लगा कि अगर कोई जहाज़ खरीद सकता है तो कार तो हमारे पास भी आ जाएगी, क्योंकि उस समय हमारे पास बजाज चेतक स्कूटर था, जिनकी कहानियों ने हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया। आज वो पर्सनैलिटी हमारे लिए मेहमान है। मेरे लिए ये बहुत फ़क्र का समय है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। विनय कुमार पंदे पुणे से हमारे बीच में है। चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप नमस्कार जी। आपके बारे में क्या कहूँ, मेरे लोगों ने भी मुझे कहा कि आप अपना नॉलेज काफ़ी सीक्रेट रखते हैं और किसी को देते नहीं हैं, और अचानक अपने हाँ बोल दी। मैंने कहा सुरेंद्र वत्स जी के बारे में सुना तो था, मुझे बात हुई तो ऐसे लगा कि यार पता नहीं जैसे पुराने रिश्ता है कोई जी। ऐसा लगा कि कोई पुराना दोस्त बात कर रहा है मुझसे, तो मैंने अनायास हाँ बोल दिया। एक्चुअली इनकी जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, उसकी व्याख्या मैं एक शेर में करना चाहूँगा कि किसी को हो न सका उसके कद का अंदाज़ा। मतलब कितना ऊंचा कद है, अंदाज़ा हो न सका। क्यों? किसी को हो न सका उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। थैंक यू सो मच सर। आपका जो अंदाज़े बयां है ना विनय सर, वो यूनिक है, अद्भुत है। मैंने अभी तक कितना इंटरव्यू लिया, शायद 235 से ज़्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ मैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, बल्कि अलग है, यूनिक ही हैं आप। अलग अंदाज है आपका, अलग आपकी पर्सनैलिटी है, वेशभूषा अलग है, स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है। तो बहुत मज़ा आने वाला है व्यूअर्स को, ये मैं एश्योर करता हूँ। पहले सर आप मुझे यहाँ सवाल पूछेंगे और पहले मैं आपको सवाल पूछूंगा। जी सर। कि आप 10-12 हज़ार लोग बोलते हैं इनको लाओ लाओ तो लाते हैं, हमारे लोग तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि वो जानते कि ये सोशल मीडिया पे जाते ही नहीं अपना नॉलेज बिखेरने को। तो आपने कैसे हमको बुलाया? देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में बोला सर कि आपकी कहानियाँ हमने सुनी थी, और पिछले 4 सालों में सर, जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है विनय सर, जिस व्यक्ति से मैं इंस्पायर हुआ हूँ किसी भी रूप में, उनका मैंने ऑडियो सुना या मैंने कोई वीडियो सुना या उनका कोई किताब पढ़ा, मेरा प्रयास ये रहा कि उनको एक बार लाया जाए। और ऐसे लोगों को लाना आसान नहीं था। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, संतोष नायर। तो संतोष नायर साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम ली। मेरा एक सपना था कि संतोष नायर साहब को लेके आना है चैनल में। अब अप्रोच कैसे करें? उस समय हमारे पास में बहुत सारे सब्सक्राइबर भी नहीं थे। तो ऐसे एक लिंक बना, राजेश टैगोर जी आए, राजेश टैगोर जी से बड़ी अच्छी मित्रता हो गई, तो उन्होंने नायर साहब को बोला, और फिर उनका एक दिन कॉल आया राजेश टैगोर जी का कि मेरी बात हो गई, आप प्लान कर लो। तो मैं स्पेशली बॉम्बे गया, वहाँ इंटरव्यू शूट करके लेके आया। अच्छा। सो पूछिए। उसी कड़ी में आपका नाम था, इतना बड़ा नाम आपका, स्पेशली जो अभी 2, 4, 5, 10 साल में जो लोग जुड़े हैं वो विनय कुमार पंदे को शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो मेरे जैसे पुराने जमाने के जेलर हैं तो उन्होंने विनय पंदे का नाम सुना है। विनय कुमार पंदे, विनय कुमार पंदे, आपका जन्म देखा है सर। तो हम आगे बढ़े, उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपके कमिंग सून के वीडियो पे आए थे, वो मैं पढ़ना चाहूँगा विनय सर। अरे छोड़िए, लोगों को प्यार रहता है। अरे सवालों पे चल। 2-3 चीज़ें बोल रहा हूँ। टाइन सफ़ी मोहम्मद लिखते हैं, ये एपिसोड एक ऐतिहासिक एपिसोड होने वाला है। मोतीराम साहू ने लिखा है, CWSV में फिर से एक बड़ी सीख, बड़ा धमाका, 26 साल का तजुर्बा 26 मिनट में मिलने वाला है। अशोक प्रजापति ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के शेरों के शेर बब्बर शेर आ रहे हैं। नरेंद्र कुमार ने लिखा है, विनय कुमार पंदे सर, द मैन हु हैव क्रिएटेड लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ शिव साहू का, दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, मुर्दों में जान डालने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग के गुरुओं के गुरु।
तो ये सब बताता है कि लोग कितना आपसे प्यार करते हैं। हालांकि हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कहीं भी नहीं है। जो आपको चाहते हैं वो कितना चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं, लोगों का प्यार है। तो मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ सर आपकी अब तक की लाइफ जर्नी को जानने के लिए। कहाँ जन्म हुआ, एजुकेशन हुई, फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आना हुआ, और फिर हवाई जहाज़ कैसे खरीदा, वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे लिए। मैं फास्ट जाता हूँ। हम लोनावला में पैदा हुए। जब पैदा हुए थे तो एक बहुत खुशी की घटना हुई। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया कुछ 10 साल बाद कि 100 रुपया सैलरी थी पिताजी की, हम 30 रुपये किराए के घर में रहते थे। 81 ओल्ड खंडाला, नर्मदाबाग ओल्ड खंडाला रोड, लोनावला। तो खुशी की घटना ये थी कि मेरे पैदा होने के महीने में उनकी सैलरी 100 रुपये से 120 हो गई। अच्छा। हमने कहा यार, भगवान ने सोचा होगा 20 रुपये की औकात का ये आदमी है। मगर फिर सपने आगे बढ़ते गए और फिर हम प्रोफेशनल सिंगर हो गए। जैसे आवाज़ हार्मोनल चेंज होने के बाद 10वीं के बाद आवाज़ अलग हो जाती है। तब से पहले कभी गाया नहीं। फिर कसूर पतियाला घराने का गाना किया। हम शायर थे और गुलाम अली साहब ने हमारी शायरी गाई। अच्छा। और गाने में लगे रहे। और फिर सोचा कि मेरा गाना अकीदत से क्या है। पानी में सुबह 4 बजे इतना पानी में तालाब में खड़े रहो और रियाज करो पतियाला गाना का। तो मैं तो वो कॉफ़ी शॉप में नहीं गाऊंगा, कॉफ़ी शॉप में वैसा के नहीं गाऊंगा। कन्नम पिल्ले जो फरियाज के वहाँ के ऑपरेशन डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि तुमको 450 रुपये तनख्वाह है, 150 खाने का कटता है, तुमको मैं 4 सैटरडे के 12,000 देने को तैयार हूँ। मुझे तनख्वाह नहीं है, 6,000 तनख्वाह है मेरी, तुम 12,000 बोल रहे हो। नहीं, मैं गाना मेरा ऐसे कुछ सनकी था। आगे बढ़े। फिर माँ हमेशा कहती रहती थी कि एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मेरा भाई, मैंने कॉमर्स किया, उस एजुकेशन में जाते जाते आगे भाई तो छोटा भाई 7 साल छोटा गया यूएस में। और वो कहता रहता था, माँ क्या है ये पढ़ता भी नहीं ध्यान से, कुछ गाना गाते रहता है, घूमते रहता है। मगर माँ कहती रही थी। वो माँ ने मुझे जैसे धक्का लात मार मार के ज़बरदस्ती का सपना बना दिया मेरे अंदर कुछ बनने का। ट्रेडिंग में गए। ट्रेडिंग में हमारे चाचा का ट्रेड था, पूरी तरह सो गया था। वहाँ हमने कभी ज़िंदगी में वाइन का ट्रेडिंग, वहाँ नाम भी पता नहीं था। तो एकदम से 6 महीने में वो ट्रेड जो है तीसरे चौथे नंबर पे आया पुणे में। सारे आउटलेट शुरू हो गए। फिर हमने छोड़ा वो, क्योंकि हम अपना कुछ करना चाहते थे। होटल लिया। अब पहले ही दिन हमको समझ में आया यार ये गड़बड़ करती, ये मेरा काम नहीं है। कस्टमर आए, सेट 1 क्वार्टर 1 थम्पस, मतलब 1 क्वार्टर 1 थम्सअप। ये क्या कर दिया मैंने यार, ये तो एक दिन उठूंगा मैं। उड़ गए 5 साल में। और 1.5 साल पहले, जैसे मैंने कहा इंटरव्यू में, कि मैं यूएस गया तो 3 महीने वहाँ रह के मेरे भाई ने बोला कि ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने वहाँ सीखा। फिर यहाँ ऐसे ही गए थे भाई के पास? हाँ, ऐसे ही उसने बुलाया था। अच्छा। कि वो आ जाओ करके। उसके वहाँ अभी 4 बंदे, राहुल पंदे उसका नाम है। तो मैंने कहा ठीक है चल, तू बोला रहता आता हूँ, तेरा विजन बढ़ जाएगा यूएस से देखने के बाद। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ वैसे मुलाकात हुई, वहाँ मैंने कुछ अटेंड किए। और फिर यहाँ आने के बाद मैं वो नाम लेते नहीं आप इसमें, मैं उसमें नहीं हूँ इसलिए मेरा नाम लेता हूँ, तो या तो इसको काट दे। तो वहाँ से जो मैं ओरिजिनल जो गंगोत्री है नेटवर्क मार्केट, वहाँ से वो सिस्टम एक प्रूवन, टाइम टेस्टेड प्रूवन 1959 से उन लोगों ने से देखा है क्या करने से गलत और क्या करने से सही होता है। ये कई सालों से उन्होंने बैठा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक सिस्टम बनाया। और फिर उन्होंने जज्ब करके यहाँ एक कंपनी में डाले। तो फिर वो 100 स्क्वायर फीट की किराए में थी कंपनी, कोई चाल में रहता था करीबन। तो वो एकदम 3 साल में फिर वो 26,000 फुट की खुद की ऑफिस हो गई उनकी। और हमारे हवाई जहाज भी आ गए। सिंगल मैन आर्मी थे, नेटवर्क सुप्रीमो थे। नहीं, कब आपने स्टार्ट किया वो कंपनी? 1999 में एक छोटी कंपनी स्टार्ट किया। हाँ। और उससे आपने हवाई जहाज ली 2002 में। 2002 में पहला लिया, 2003 में और 3 लिए। सर एक ही बहुत था, 4 क्यों ले लिए? एक्चुअली हम खींचते चले गए। पहले हमने लिया जेनेर, वो नॉर्मल पेट्रोल पे चलता था, वो 2 सीटर था। अच्छा। तो फिर हमने कहा यार 4 सीटर चाहिए, तो 178 लिया 4 सीटर। फिर मालूम पड़ा कि 178 में मुश्किल से अभी तो हम 82 के वेट से, उस समय हम 107 किलो के थे।
तो उसमें बैठेंगे तो पायलट और 3 लोग बैठेंगे तो सामान नहीं लेके जा सकते थे कहीं। अच्छा। एक बार तो ऐसा हुआ कि बेंगलोर में टेक ऑफ करने के बाद पायलट ने बोला सर नहीं लगता है हमको उतरना पड़ेगा करके, फिर 2 बैग निकालनी पड़ी। मेरे ख्याल से वारंगल की एयर स्ट्रिप थी, वारंगल में कच्ची स्ट्रिप है वहाँ। तो फिर मैंने क्या किया कि 185 लिया, तो वो टेल ड्रैगर था, अच्छा जहाज था वो, उसमें काफ़ी सामान वो लेके मैं सूरत चला गया। एक 6,000 लोगों का स्टेडियम है वहाँ कोई, तो वहाँ आज तक मतलब मेरी कोई भी मीटिंग में मैं पहुँचा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर बोलता आप जा रहे हैं, मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पूना का सबसे बेस्ट डॉक्टर दिया है, मैं यहाँ बैठ के करूँगा क्या, वहाँ टिकटें बिक चुकी है। मैं चला गया और कैप्टन शर्मा ने कहा कि सीवी डेवलप हो रहा है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। अच्छा। वो दिखता नहीं है, वो रडार को दिखता है सिर्फ, तो वो जहाज में रडार नहीं है। तो वो ऐसा होता है कि पूरा बोइंग है ना, पूरा बोइंग हवाई जहाज 700 उसको निचोड़ सकता है, वो सीवी निचोड़ सकता है, हाँ वो पूरे जहाज को निचोड़ सकता है। तो वो उसमें डॉपलर रडार्स होते हैं, उसको दिखता है वो, तो वो इसमें नहीं है, हम नहीं जा सकते। और 1 सेकंड में ऐसा 100 मीटर हवाई जहाज ऊपर के नीचे आया, 1 सेकंड में ऊपर होकर नीचे ऐसा। अच्छा आया, हाँ। तो पायलट ने बोला कि कैन नॉट टेक चांसेस, चलिए बंदे सब मुड़ते। और सामने स्टेडियम ऐसा, लोग वहाँ अनाउंसमेंट हो गया, दिख रहा है जहाज। फिर लौटा, फिर मैंने कहा डॉपलर रडार चाहिए। फिर मैंने ब्रिटेन नॉर्मन आइलैंडर का सोचा, प्लान किया, लेंगे इस साल की एंड तक ही ले लेंगे, और ले लिया साहब। फिर कई लोगों को उसमें उड़ाया, जहाँ जहाँ जाते थे 50-100 लोगों को उड़ाते। 10 सीटर था। दैट्स ग्रेट। तो हवाई जहाज ले लिया, फिर कुछ इश्यूज आ गए शायद कंपनी में इशू नहीं रहा। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग हमको देख के टिके हुए थे। आप मुझे पूछेंगे जब ना कि कंपनी का चुनाव कैसे करे, तब मैं बोल सकता हूँ, ऐसा पर्टिकुलरली बोलना ठीक नहीं। तो हुआ ये कि उसमें 100 LL नाम का फ्यूल लगता है ये सब जहाज़ों में, वो सिर्फ होता है फ्लाइंग स्कूल के पास। और फ्लाइंग स्कूल के पास है, तो अभी यहाँ से मुझे मंगवाना है, नागपुर जाना है, तो मुंबई से मंगवाना पड़ रहा है। नागपुर से मुझे कहीं जाना है, अगर समझो छत्तीसगढ़ जाना है, तो फिर कहीं से रात को जीप निकल रही है, वो टैंक लेके वो इसका लेके आ रही है, और एक बार खोलने के बाद वो महीने भर में इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर DGCM मानता नहीं उसको, वापस मतलब वेस्ट कर दिया। वो तंग आ गया था थोड़ा सा कि ये फ्यूल मिलता ही नहीं कहीं। तो अभी जो मैं 2 साल बाद में प्लान कर रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल इसका अपना नॉर्मल फ्यूल, एविएशन फ्यूल जो है, अच्छा हाँ, तो ETF फ्यूल जो है ना, इसको कहते हैं, वो उसका लूंगा मैं, छोटा 4-6 सीटर लूंगा, मगर ट्विन इंजन ऐसे प्लान कर रहा हूँ। सपना भी जिंदा है हेलीकॉप्टर वाला। तो किसी ने पूछा भी कि आपके जहाज है, जहाज लेने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों ने कई बार पूछा मुझे कि जहाज की प्राइस क्या होती है, मैंने आज तक नहीं बताया। पता है क्यों? मैंने यही कहा, अरे पैसे नहीं लगते जहाज के लिए, सपना लगता है। ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि दुनिया ने नहीं किया हुआ, सपना लगता है। मैंने स्पोर्ट्स कार ली पहली, और कहीं सब लोग देखते रहते, येलो स्पोर्ट्स कार थी ओपन, और पेट्रोल पंप पे मैं गया तो एक ने पूछा, देखो लोग कैसे निगेटिव होते हैं, तू ही बैठ सकते क्या? मैंने हाँ टेम्पो लूँ क्या? तो लोग ऐसे होते हैं। तुमको सपना चाहिए, लाइफ में कुछ कर दिखाने का सपना चाहिए, और उसके लिए अपने आप को झोंक देना चाहिए, बात बनती है, मगर मैकेनिज्म भी चाहिए। दैट्स गुड। तो आपकी स्टोरी को अगर मैं कट शॉर्ट करके हम आगे बढ़ें सर, आपने 0 से शुरुआत किया, हेलीकॉप्टर लिए, हवाई जहाज लिए, उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग से दूर हो गए, कई सालों का 6-7 साल का वनवास रहा। अब फिर ऐसी कौन सी चीज़ थी तो दोबारा आपको डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ गई? मेरे जो पुराने शिष्य थे, जैसे विपुल मकवाना है, त्रिकोण पाटिल है, अभय पार्वेकर, पांचाल, ये लोग मेरे पास आए लोनावाला में, जहाँ मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था रियल एस्टेट का। और उन्होंने कहा सर इंडस्ट्री में इतनी गंद बची है, हमने इतनी कंपनियां करके देखी है, कहीं आप जैसा एजुकेशन नहीं है प्योरेस्ट फॉर्म में, तो आपको आना पड़ेगा। तो फिर 5-6 कंपनियों की से बात हुई, वो लोग आके गए, एक चाइनीज़ कंपनी भी आके गई, फिर राजस्थान की एक कंपनी के MD आए। तो मुझे समझ में आया अच्छा काम शुरू कर दिया। लॉकडाउन में मार्च 2020, 6 महीने में एमराल्ड हो गए और डायमंड हो गए 13 महीने में। तो दिखा दिया कि अभी भी जान है, टाइटन स्पैक। कैसा ना, वक्त के हिसाब से खेलना आता है। टाइम सुनील गावस्कर का हो तो उस तरह खेला जाता है,
मगर जो खेलना जानता है ना, वो कोई भी टाइम हो, कभी भी वो विराट कोहली बन सकता है। तो विनय सर, आपने देखिए 26 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया था, अभी आपने उसी एनर्जी के साथ में दोबारा शुरू किया, क्या बदला इन 26 सालों में? कुछ तरीके बदल गए काम करने के? 26 सालों में जो हुआ एक्चुअली ये है ना कि जो एक ऑथेंटिक वर्ल्ड क्लास प्रूवन नॉलेज जो हमने यूएसए में भी यहाँ भी लिया, तो संख्या बढ़ने से क्या हुआ कि कई विचित्र प्रथाएं अंदर आ गई इंडस्ट्री में। मतलब उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना कई अप्लायंस को जमा नहीं, कई अप्लायंस जो है वो डाउनलाइन की तरह वो जो कहते वैसे बहकने लग गए, और उसकी वजह से इंडस्ट्री में जैसे गंद जैसी मिल गई। कोई भी किसी भी तरह कुछ भी कर रहा है और उसको सिस्टम का भी नाम दे रहा है। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे प्रश्नों की फहरिस्त है विनय। अरे पूछिए। मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ इनमें से। अखिलेश शर्मा का प्रश्न है, सर बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को कुछ महीनों बाद छोड़ क्यों देते हैं? हाँ देखो, आना जाना लगा रहेगा, मगर सवाल आपका है कि क्यों छोड़ देते? उसका कारण ये है सुंदर जी कि उसको क्या दिखा के, कई चीजें हैं इसमें, इसको सवाल, उसको पहले तो क्या दिखा के लाया गया है ये नहीं मानूंगा कि। दूसरी बात, वो दिखा के लाने के बाद में भी उसके अंदर एक्चुअली सपना है कि नहीं कुछ कर दिखाने का, एक्चुअली मादा है कि नहीं कुछ कर दिखाने का, कि उसको लगा है कि अरे 10 लोग तो मैं ऐसे कर सकता हूँ और फिर वो 10 लोग 10 तक कर देंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली है कि नहीं वो उसके अंदर मैं जीतूंगा सीखूंगा करने का? नहीं तो इधर मार के देख लिया, नहीं छोड़ दिया, चलो, ऐसे निकल जाते लोग। तो इनको रोका कैसे जा सकता है जी? तो एक डिसिप्लिन नेटवर्क सिस्टम जो समझे अगर हो, और ऊपर से लेके सारे एक ही सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो वो अपने ऊपर के अप्लायंस से मिलाता है उसको कि आप बात करिए। क्योंकि देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको कभी भी डायमंड जो है ना आपकी फ्रंटलाइन में मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो हमेशा नीचे मिलेगा, क्योंकि आपका वो दोस्त है, पड़ोसी है, पहचान वाला है, वो आपकी सुनने वाला नहीं। अरे हाँ पता है यार भाई, मुझे भी पता है, ऐसे करता रहेगा। तो आपको नीचे मिलने वाला है वो। तो आप जो है, आप फ्रंटलाइन किसी को साइन करते, आप उसको मत समझाओ, आप अपने अपलाइन के पास ले जाओ उसको, या उसके अपलाइन के पास, तो वो फिर उसकी सुनेगा। हाँ सर, थैंक यू सर, जब वो तारीफ करेंगे उसकी, तो वो उसकी सुनेगा। तो अपलाइन के प्रभाव में आएगा, आपके प्रभाव में नहीं आएगा। आपकी फ्रंटलाइन, आपका सगा भाई भी होगा, नहीं आएगा, दोस्त होगा, नहीं आएगा, बीवी होगी तो भी नहीं आएगी। आप अपलाइन को बोलोगे ना कि बात करना जरा उनसे, तो काम बनता है। तो उसको अपलाइन से उसको समझाना चाहिए, उसको एक विजन दिखाना चाहिए, उसको प्लान कैसे देते हो सिखाना चाहिए, और तो मुझे दिखा, उसको प्लान श्योर बना के रेडी करना चाहिए, और उसको बोलना कि अब एक सपना ले, तेरा कुछ सपना ले, कुछ भी जो तेरा है, और फिर उसका एक डेट डाल, चल मैं हूँ तेरे साथ, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे उसको रोका जा सकता है। मगर फिर भी लोग किस तरह अंदर आए वो बोलते नहीं है, इसलिए वो कुछ जुआ समझ के आए होंगे, तो वो निकल जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। हमारी इंडस्ट्री का मुझे लग रहा है एक नकारात्मक पहलू ये है कि लोगों को जब लाते हैं तो इसमें थोड़ा टिकना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा लोगों की नाक को सहन करना पड़ेगा। वो पार्ट कहीं ना कहीं छुपा देते हैं, और इससे मिलेगा क्या उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो व्यक्ति उसी प्रिपरेशन से आता है कि यार ये सब कुछ मिलेगा और ऐसे ही मिल जाएगा, तो वो माइंडसेट होता है। आने के बाद में जब लगता है कि नहीं यार ये तो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और फिर उसको लगता है कि यार कहाँ फंस गए, वो छोड़ देते हैं। तो क्या लगता है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए हमें व्यक्ति? मुझे पहले ये बात मैंने कई लोगों से सुनी है आपके चैनल पे भी, कि उसको पहले ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये आसान नहीं है। मैं महाकाल की कसम खा के कहता हूँ, ये इस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। मगर आसान की आपकी डेफिनेशन क्या है? एक आदमी को 15,000 रुपये देंगे, प्लान का सीडी देंगे उसको, बाय हार्ट करके यार जॉब दूंगा 15,000 का, रोज एक आदमी को प्लान दिखाते रहे, पहचान कौन नहीं हो। वो बोलेगा कितने ज्वाइन होने चाहिए, हम कहेंगे ज्वाइन होने को किसने कहा, तुमको सिर्फ प्लान दिखाने को कहा है, शो द प्लान, और तुम रिकॉर्ड करो वो, और मुझे वो उसका ऑडियो भेज दो, तुमने दिखाया इस आदमी को, उसका नाम और पता फोटो डाल के, तो वो 30 लोगों को दिखाएगा 15,000 रुपये के लिए। 2 घंटा लगेगा उसको जी,
रोज इधर उधर घूमने को, आदमी ढूंढने को, वो दिखाएगा 15,000 के लिए। मगर यहाँ क्या होता है ना, यहाँ हम अपना बिजनेस होता है, वो हमारे हाथ में होता है। एक प्लान दिखा दिया, फॉलो भी भूल गए, 4 दिन बाद भी अभी ये और एक प्लान, ऐसे हम करते हैं। तो आपको टीम अगर कुछ समझाना है ना, पहले से जो समझाना है ना, तो हम जो समझाते हैं हमारे यहाँ जी, हाँ, वो ये कि भाई देख, तुझे तेरा जॉब नहीं छोड़ना है, ना तुझे जॉब छोड़नी, ना तुझे दुकान छोड़ना है। मगर जो जूम मीटिंग हमारी होती है एजुकेशन की 8:30 बजे, 9 बजे समझ लो, तो 9 से 10:30, 1.5 घंटा, शनिवार को मोदी साहब भी आ जाएंगे ना, तब भी बोलना नहीं मेरी जिंदगी का इम्तिहान चल रहा है, और कैमरा ऑन करके बैठना, इतना ही करना। हाँ बस, ऊपर से दिन भर में 1-2 घंटा, कभी 15 मिनट निकाल दे, कभी 20 मिनट निकाल दे, ऐसे काम करते करते तुझे निकालने। हाँ, और जो सिखाया जाएगा उसको फॉलो करना है। महीने में 15 प्लान दो, 2 दिन में 1 प्लान नहीं दिखा सकता तू, किसी न किसी को भी दिखा दो। हाँ, वो ज्वाइन होना जरूरी नहीं है, ये नहीं कहा है कि महीने में 10 लोग ज्वाइन होने चाहिए, 5 लोग ज्वाइन होने चाहिए, 15 प्लान महीने में, बेसिक 2 से 5 साल में डायमंड जाने के लिए। अभी ये चीज़ें आप करेंगे नहीं और बोलेंगे बहुत मुश्किल है। सर आप मुझे बताइए, एक मीटिंग जूम पे अटेंड करना, रोज दिन में 1-2 घंटा बीच बीच में निकालना, ऐसा बाजू में नहीं निकालना है दुकान बंद करके, बीच बीच में निकालना है, कुछ लोगों से बात करनी है, अप्लायंस को पूछना है, उस काउंसिल करना है, और लोगों को अपॉइंटमेंट लेके प्लान दिखाना है 2 दिन में एक आदमी को, भले रात को 9 बजे खाना खाने के बाद आता हूँ उनके दिखाना है। सब यही नहीं करते लोग, ये नहीं करके डायमंड जाया जा सकता है, ये करते ही नहीं लोग। और फिर उसको पहले से समझाना चाहिए कि ये आसान है। अरे साहब, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है साहब? ना आपको जॉब छोड़ना है, ना आपको धंधा छोड़ना है, सिर्फ आपको 1-2 घंटा एक सपना चाहिए लाइफ में, उसके लिए वो 1-2 घंटा देना है, वही नहीं देते। दैट्स ग्रेट। आप ईमानदारी से बताइए, ये सबसे आसान है कि नहीं? इतनी सी चीजें की तो वही नहीं करते और बोलते आसान नहीं भी। अरे ये करते नहीं, तुम टीवी देखना है तुमको, और तुमको टीवी देखना है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, भाविक परमर का प्रश्न है, प्रोस्पेक्ट से पेमेंट कैसे निकालें? ये सवाल ही वहां से आता है कि भाविक को लगता है कि हाँ मुझे ज्वाइन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ये मन में अपलाइन की स्ट्रेट थिंकिंग चाहिए, ये अगर ज्वाइन हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा। ये जो फीलिंग है ना अंदर कि वो ज्वाइन होगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, तो मुझे पूछ रहे सब पैसे कैसे निकाले? पैसे कैसे निकाले जाते पता है? प्लान दिखा दो कॉन्फिडेंटली प्लान दिखा दो, लास्ट जहाँ एंड आता है ना, वहाँ बॉल पेन से जो कागज लिख रहे हो ना, वो एक ऐसी लाइन जैसे डायमंड पे एंड कर रहे हो, तो डायमंड के बाद डायमंड का जो शब्द खत्म हुआ ना, तो उसमें फर करके खींचो बॉल पेन ऐसा कि वो कागज फट जाना चाहिए, तो एनर्जी आ जाती है प्रॉस्पेक्ट में। और उसको पूछो उसकी आंखों में आके डाल के, यार ईमानदारी से सच बताना, तुम्हें प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान ज़्यादा अच्छा लगा? अभी कहीं ना कहीं उसको उतरना है ना जी। या तो प्रोडक्ट मुझे वो तुलसी अच्छा लगा बोलने का, और प्लान के बारे में क्या ख्याल है, तो यहाँ जाएगा। तो फिर जैसे अभी वहीं आ रहा हूँ मैं, जैसे बोलता है कि नहीं प्लान भी अच्छा ही है, तो चल उतर जा। कहाँ यार, 5-10 हज़ार की बात है ज्वाइनिंग की, उसमें 15-20 हज़ार के प्रोडक्ट आने वाले, शुरू कर दे, मौका है, ट्राई करते। मैं साथ हूँ, मेरे अपलाइन तेरे साथ में। डर लग रहा है क्या 10-12 डालने में? बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ना तू? अरे नहीं रे, ऐसा नहीं। उसको आप कॉन्ग्रेचुलेट करिए, या कैसे लगा प्लान पूछने का, उसको ये कहिए कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जो भी आपकी कंपनी का नाम है, और फिर उसको इस तरह से मारो, चल पैसे निकाल। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, उसको कभी देगा, कैसे मांगू, कब मांगू, ये नहीं, सीधा उठ के हाथ मिलाना। जैसे उसने हाथ मिला लिया, फाट करके मारा, फटका मारा, चल पैसे निकाल। क्या सोचता है 7-8 हज़ार के? हाँ देता हूँ करके निकाल के दे। वंदना दूँ ना? हाँ देता। सिंपल है, ये तरीका होता है। और वो भी शर्मा के हाँ निकालता हूँ, सुनंदा दे दूँ ना? अरे भाभी जी के सपने हैं, तुम्हारे सपने हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं गारंटी लूंगा। कॉन्फिडेंस से निकल आता है पैसे साहब। मांगू कि नहीं मांगू, कल ये तो भी चले। ऐसे नहीं होता बिजनेस बॉस, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। वंडरफुल, क्या बात है। मतलब 2 चीजें हो सर, पहली चीज तो इंटेंशन हो कि मैं इसको फायदा करने के लिए ही ले रहा हूँ, और दूसरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सामने वाले को लगे कि यार मेरी जिंदगी बन जाएगी इस बंदे के साथ। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। मिस्टर परमेश्वर जांगड़े का प्रश्न है,
सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 26 साल से हैं, अगर आपको किसी ने रोका होगा तो उसका जवाब आपने कैसे दिया होगा और कैसे समझाया होगा? परमेश्वर, तुम्हारे सवाल में 2 एंगल्स है। एक तो तुम ये पूछ रहे हो कि मेरे माँ बाप ने वगैरह रोका होगा तो मैंने कैसे समझा होगा। दूसरा तुम ये कहना चाहते हो कि मैं करने गया और मेरे सारे दोस्त ना बोलने लगे, नो बोलने लगे, तो फिर मैंने कैसे किया। तो दोनों का जवाब देता हूँ। पहले का जवाब कि अगर घर वालों ने रोका होता तो मैं क्या करता पता है क्या? जब किसी लड़की से प्यार हो जाता है तुमको, तो क्या बोलते हो माँ बाप को? पापा हाँ बोल दो वरना मैं लेके भाग जाऊंगा उसको, बराबर है। ये शिद्दत चाहिए नेटवर्क मार्केटर के अंदर, वो शिद्दत चाहिए कि पापा बोलो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, मगर मैं ये करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। दूसरी बात, अगर लोगों ने, दोस्तों ने ना बोला है, दोस्तों ने मुझे ना बोला है, तो मैंने उनको कैसे मनाया? मनाया नहीं जाता किसी को। ये कन्विंस द प्लान का बिजनेस नहीं है, CTP नहीं, STP, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, दिखाते जाओ। वंडरफुल विनय सर, एक इंटरव्यू में 26 साल का एक्सपीरियंस कैसे समा सकता है? कई सारे इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं व्यूअर से ये प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत जल्दी दोबारा से विनय सर का एक बहुत शानदार इंटरव्यू आपको देखने मिलेगा, बशर्ते कि आप चैनल पे बने रहें। सो एक बार फिर पूरे व्यूअर्स की तरफ से विनय सर, दिल की गहराई से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, काफ़ी शुक्रिया। और मैं भी उसको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, सुरेंद्र वत्स जी के लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी बाहर सोशल मीडिया पर नहीं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो आपको कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर ये देखिए, हमने सुरेंद्र वत्स जी के चैनल को, सारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, इस चैनल को बड़ा करिए। ये आदमी, इसकी महानता क्या है इस शख्स की, कि मैं, आप मुझे खुद गर्ज कह सकते हैं कि मैं किसी को देता ही नहीं मेरे टीम के अलावा नॉलेज। उससे क्या होता है कि कहाँ से मेरे बारे में सुन के लोग अट्रैक्ट होकर हमारे पास आते हैं और हमको एकदम से बड़ा कर देते। तो हम स्वार्थी है कह सकते हैं आप, पर ये एक शख्स है, इतना टाइम ये जो हम जैसे लोगों के साथ, बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ आते हैं उनके साथ दे रहे हैं, उसमें क्या मिलता है हमको? ऑलरेडी बड़ा डायमंड है, बड़ी टॉप पिन वाला अचीवर आदमी है, उसके बाद भी ये क्या चल रहा है, इतना बड़ा स्टूडियो बना के, कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग आगे बढ़े। मैं ऐसा संत नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, मगर ये जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, इसलिए उनको, आपको लगता है यूट्यूब पे लाइक के लिए कर रही है? ये जब शुरू किया था वो यूट्यूब चैनल के लिए किया था कि इंडस्ट्री के लिए किया था? ऐसे लोग बिरला होते हैं, ज़्यादा होते नहीं, आगे शायद कोई होगा भी नहीं। और आपकी इस काम के लिए साहब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू विनय सर, आप ज्ञान का सागर हैं। अरे, और सब माँ का अल्टीमेट नॉलेज है, जितना आप डेप्थ में जाते हैं, समय की लिमिटेशन है, निश्चित रूप से जल्दी मिलेंगे। सो विनय कुमार पंडे साहब बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, कहीं गूगल, सोशल मीडिया पे, गूगल में जाके देखेंगे तो शायद पाएंगे नहीं, क्योंकि उनका जो नॉलेज है, उनके जो रिद्धि सिद्धि हैं, वो अपनी टीम को ही देते हैं, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो आज आपके बीच में आए। और इसी प्रकार आप बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलना चाहते हैं तो हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आप आइए, आपको निराशा नहीं होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।